तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। लालच बहुत सारे जुर्मों को जन्म देता है और लालच की वजह से बहुत सारी जानें जाती हैं। लालच की वजह से बहुत सारे लोग अलग अलग क्राइम के शिकार होते हैं, लेकिन अफसोस उसके बावजूद हम इंसान लालच को नहीं छोड़ते। हालांकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जो कुछ है जितना है उसमें सब्र करो, खुशहाल रहो, खुशी से रहो। लेकिन लालच का मतलब यही है कि आपकी ख्वाहिशें इतनी हो जाती हैं कि फिर उसे पूरी करने के चक्कर में आप पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। बड़ा खूबसूरत इस पर शेर है एक कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। तो वही है, आप एक ख्वाहिश पूरी कीजिए, दूसरी जन्म ले लेती है। और ज़िंदगी का ये एकदम एक फ़लसफ़ा है। धीरे 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 आपकी ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी। और इसी ख्वाहिश में लालच भी छुपा होता है और उसकी वजह से जुर्म होता है। ये सारी चीज़ें इसलिए बताई कि आज की जो कहानी है, ये कहानी लगभग 21 साल पुरानी है और इस कहानी की जड़ में ही लालच है। और इस लालच की वजह से क्या कुछ हुआ पेश है आपके सामने। बात 20 दिसंबर 2003 की है, 20 दिसंबर 2003। मुंबई से करीब 500 किलोमीटर दूर एक जगह है सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। और इसी सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एक फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ खेती की भी ज़मीन है, नांदोस। तो नांदोस जिस एरिया या इलाके में पड़ता था सिंधु दुर्ग में, तो सिंधु दुर्ग के एसएसपी के पास 20 दिसंबर 2003 को दोपहर को एक कॉल आता है। फ़ोन करने वाला अपना नाम नहीं बताता है, बट वो फ़ोन करता है थाने में और कहता है मुझे एसपी साहब से बात करनी है। तो एसपी साहब को फ़ोन दिया जाता है, वो पूछते हैं हाँ भाई क्या है। तो कहता साहब मैं अपना नाम पता नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ और मैंने आपको एक लेटर भी भेजा, और वो ये कि नांदोस के जंगलों में लाशें पड़ी हुई हैं बोरियों में। आप पुलिस की टीम को भेजिए और आपको वो लाशें मिल जाएंगी। इतना कहते ही उसने फ़ोन रख दिया। अब एसपी साहब ने कहा कि आप मेरे नाम पे या फिर पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पे कुछ गुमनाम लेटर हैं तो देखो। ढूंढा गया तो एक ख़त भी मिला जिस पे कोई नाम नहीं भेजने वाले का, और उस लेटर में भी सेम यही बात कि नांदोस के पहाड़ी इलाके और जंगल में बोरियों में कुछ लाशें पड़ी हैं, जाकर ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। बस इतनी सी बात थी। अब फ़ोन आया पहले एसपी को और फिर एक लेटर, और दोनों में एक ही चीज़। एसपी साहब थोड़े मतलब फ़र्ज को लेकर ज़्यादा चौकन्ने थे। उन्होंने कहा अब गलत हो या मजाक हो उसको छोड़ो, लेकिन एक जगह वहाँ पर जहाँ बताया वहाँ जाकर चेक करते हैं। तो उन्होंने पहले तो पुलिस वालों को कहा कि जाओ जाकर देखो, फिर उन्होंने कहा कुछ गाँव वालों को साथ ले लो, वो सही बताएंगे लोकेशन। तब पुलिस की टीम 21 दिसंबर को, क्योंकि 20 दिसंबर की ये बात दोपहर के बाद की है, तब तक वहाँ से भेजना, शाम अंधेरे में जंगलों में जाकर ढूंढना मुश्किल था। 21 दिसंबर की सुबह सुबह पुलिस की एक टीम, सर्च टीम, कुछ गांव वालों को लेती है जो नांदोस के जंगलों में के पास करीब रहा करती थी, जिनकी वहाँ पे खेती बाड़ी थी। और वो पहुँच जाते हैं अब नांदोस के जंगलों में। तलाश शुरू होती है। कई घंटे बीतते हैं, कुछ नहीं मिलता। वो इधर उधर भटकते रहते हैं। भटकते भटकते आखिरकार एक जगह पर उन्हें कुछ बोरियां दिखाई देती हैं। वो जब उन बोरियों को देखते हैं, करीब जाते हैं, तो उस पर खून के निशान थे। इधर जानकारी थी कि लाशें पड़ी हैं, दिमाग में वो बात चल रही है, इधर बोरियां सामने। उन बोरियों को खोला गया, बोरियों में सचमुच लाशें थी। ऐसी कुल 7 बोरियां वहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पड़ी हुई थी, और उन 7 के 7 बोरियों में 7 लाशें थी। अब पुलिस को लगा कि ये तो खबर सही है, और उन लाशों को देखकर लग रहा था कि ये काफ़ी वक्त हो गया, क्योंकि अब वो लाश के नाम पे कंकाल ही बची थी। लेकिन फिर भी उस बोरी के साथ, उस कंकाल के साथ जो चीज़ें मिली, उसमें कुछ जो मरने वाले ने कपड़े पहने थे, कुछ कपड़े चिपके हुए, कुछ जो पैंट के बेल्ट के बकल थे, कुछ हुक थे। इसके अलावा एक खून से सनी हुई डायरी थी,
टूटा हुआ ब्रीफकेस था, बस यही सारी चीज़ें, और लाश पहचाने जाने लायक नहीं, क्योंकि वो लगता था कि बहुत पुरानी लाशें हैं, बहुत पहले इन लोगों को मारा गया है। तो अब जो है इन लाशों के बारे में एसपी साहब को खबर दी गई है। एसपी साहब 7 लाशें, बड़ा मामला। फ़ौरन पुलिस की टीम पहुंची और कहा गया कि फिर और सर्च करो, क्या पता और लाशें हों। अब पुलिस ने और सर्च करना शुरू किया। 22 दिसंबर 2003 को फिर एक टीम जंगल की तरफ गई। जब वो गई तो कुछ दूरी पर उन्हें 2 और बोरियां मिली। अब उन 2 बोरियों में भी 2 लाशें, लाशों की हालत वैसी ही। अब तब तक ये अखबारों में खबर आ गई, एक साथ एक जगह से 9 बोरियां, 9 लाशें। अब पुलिस इसके बाद भी जंगलों में खाक छानती रही, कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर 29 दिसंबर को एक और बोरी मिली, उसमें भी एक लाश। तो कुल मिलाकर 10 बोरियां मिली नांदोस की उस जंगल से, और 10 बोरियों में कुल 10 लाशें थी। ये दिसंबर की बात थी। अब 10 लाशों से कोहराम मच गया कि आखिर कातिल कौन, क्या। लेकिन यहाँ पुलिस के सामने दिक्कत ये है कि मरने वाले की ही शिनाख्त नहीं हो रही है लाश देखकर। अब वो भेजा गया उसको कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन कंकालों का ही करो, बताओ कम से कम मौत कब हुई। फिर उनके सैंपल लिए गए, सुपर इम्पोजिशन के ज़रिए कुछ कंकाल ऐसे थे जिनके सर गायब थे, तो वो सारी चीज़ें फॉरेंसिक की टीम लग गई। इधर नांदोस के एसएसपी ने पूरे महाराष्ट्र में जितने भी मिसिंग पर्सन थे उसके बारे में रिपोर्ट मंगानी शुरू कर दी, और पूरे हर थाने के, महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया कि भाई अगर कुछ लोग मिसिंग हैं। उन 10 कंकालों में से 2 कंकाल को देखकर लग गया था कि ये बच्चों की लाशें, 2 महिलाओं की थी और बाकी 6 पुरुष थे। अब तफ्तीश शुरू हुई, कोई सुराग नहीं मिल रहा है, मरने वाले की शिनाख्त नहीं हो रही है। बट धीरे धीरे ये पुलिस की मेहनत रंग लाई। जब मिसिंग कंप्लेंट और सारे थानों को भेजा गया तो फिर कुछ थानों से नांदोस पुलिस को वापस रिपोर्ट मिली। कहा गया साहब कुछ लोग आए हैं और कुछ मिसिंग लोग हैं, और वो गायब है, और उनको गायब हुए हुए करीब करीब 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है। जो सारे केस थे वो अक्टूबर के थे, अक्टूबर में ही गायब हुए थे अलग अलग इलाकों से। पता चला कि कौन है वो अक्टूबर से गायब हुआ, तो पता चला कि, और सितंबर में भी। तो उन लोगों के बारे में पूरी लिस्ट निकाली गई जो गायब हैं। अब उनमें से जो मैच कर रहा था तारीख, मिसिंग, और यहाँ जब बॉडी मिली, इस दौरान में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि ये मौत करीब 2 महीने के आसपास या उससे पुरानी है, बल्कि 3 महीने भी हो सकता है। तो ऐसे लोग जो 2-3 महीने से गायब थे और उनकी तादाद कितनी थी, जब वो मैच किया गया तो फिर पुलिस ने उन लोगों के डीएनए सैंपल लिए और इन लाशों के साथ उन सैंपल का मिलान कराया। इत्तेफाक से कुछ के सैंपल मिल गए, फिर धीरे धीरे बाकी लोगों से मिलान किया रहा। इसमें काफ़ी वक्त लगा, लेकिन आखिरकार 10 के 10 जो बोरियों में लाशें मिली थी उन सब का मिलान हो गया। अब जो सारी चीज़ें मिलान हुई तो पता चला कि इनमें जो 2 लोग थे, एक का नाम था शंकर सरागे, ये गोरेगांव के रहने वाले थे, और दूसरे हेमंत ठकारे, ये रत्नागिरी के थे। ये दोनों अपने घरों से निकले थे और उसके बाद कभी लौटे नहीं। ये 2 वो लोग थे जिनकी लाश मिली थी। इसके बाद पता चला कि अक्टूबर में 4 लोग पुणे से निकले थे। इनमें से एक जिनका नाम विजयानीश दुधे, दूसरे का दादा साहब चौहान, तीसरे का संजय गवारे, और फिर एक विनायक। तो विनायक जो था वो विसल बदलापुर का था। तो ये चारों एक साथ निकले थे और ये भी गायब थे। 14 नवंबर को एक ही परिवार के 4 और लोग वाशी से निकले थे, और इनमें एक कपल पति पत्नी थे, केरू भाई और अनीता, और उनके 2 माइनर बच्चे थे छोटे। तो एक पुणे से 4 लोग, वाशी से 4 लोग, इसके अलावा रत्नागिरी से और गोरेगांव से, ये कुल 10 लोग थे। अब पुलिस ने कहा कि ये 10 लोग 10 अलग अलग मतलब जगहों से एक तरह से आए। कोई पुणे का है, कोई वाशी का है, कोई रत्नागिरी का है। नांदोस के जंगल तक कैसे पहुँचे और क्यों पहुँचे? पता चला कि उनका कोई रिश्तेदार, कोई दूर दूर तक
जो सिंधु दुर्ग है वहाँ से उनका कोई नाता रिश्ता था ही नहीं। तो फिर ये कैसे? अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, कातिल की तलाश हो रही है, लेकिन कोई सुराग नहीं। तभी अब पुलिस ने सिंधु दुर्ग और इस नांदोस के आसपास लोगों से पूछना शुरू किया कि सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में जिन जिन रास्तों से उस जंगलों की तरफ जाते हैं वहाँ कोई अजीब चीज़ किसी ने कुछ देखा। क्योंकि ये 10 लोगों का जो कत्ल हुआ था ये 3 किश्तों में हुआ था। पहली किश्त में 2 लोग मारे गए थे जो सितंबर 25 को, दूसरी किश्त में 30 अक्टूबर को 4 लोग मारे गए थे, और फिर तीसरी किश्त में 14 नवंबर को भी 4 लोग मारे गए। तो सितंबर से लेकर नवंबर तक कौन कौन आया, क्या हुआ, तफ्तीश जारी रही, पुलिस को कुछ पता नहीं चल रहा है। इसी दौरान फिर एक जैसे गुमनाम लेटर और फ़ोन आया था, एक टिप मिला जो नांदोस पुलिस है, उन्होंने कहा कि मुंबई के 4 लड़के हैं और ये बोरीवली में रहते हैं, और ये लोगों को ये बताते हैं कि उनके पास एक करिश्मा है और उस करिश्मे के बदौलत वो किसी के भी धन पैसे को 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर देते हैं। अब पुलिस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची, लेकिन अब भी ये 4 लोग बोरीवली में बैठे हुए हैं, वहाँ से नांदोस या फिर सिंधु दुर्ग की दूरी करीब 500 किलोमीटर है, तो उनका इस 10 कत्ल से क्या लेना देना? पुलिस के पल्ले कुछ पड़ा नहीं। तो उन्होंने कहा यार होगा, वो एक ठग होंगे, ठगी कर रहे होंगे, पर इससे क्या लेना देना? तो कहा नहीं, 2 ऐसे लोग आए हैं जिसको इन्होंने अपना शिकार बनाया और कहा कि देखो हम तुम्हारे पैसे डबल ट्रिपल कर देंगे, बट उसके लिए ख़ास अनुष्ठान, ख़ास पूजा करनी पड़ेगी और वो बहुत एकांत में होगा ताकि कोई मनुष्य वहाँ पर, इंसान नाम की चीज़ कोई डिस्टर्ब ना करे और देखे भी नहीं, और तुम्हारे पैसे सब कुछ डबल ट्रिपल। तो उन्होंने कहा फिर इसमें क्या है, ये भी हो सकता है। उसने कहा सर बस एक चीज़ खटकी। बोला क्या? बोला कि उसमें से जब 2 लोग तैयार हो गए तो उसने कहा कि ठीक है, तुम अपने साथ 1 से 3 लाख रुपए तक तुम्हारी अपनी हैसियत औकात ला सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं 3 लाख से ज़्यादा डबल ट्रिपल नहीं कर सकता और 1 लाख से कम भी नहीं कर सकता। तो 1 लाख से लेकर 3 लाख तक ला सकते हो, और साथ में तुम अपने बोरी लेकर आओगे, क्योंकि अब पैसा तो डबल ट्रिपल तुम्हारा नसीब अनुष्ठान से हो सकता 5 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए, 1 के 10 हो जाए, 3 के 30 हो जाए। तो इसलिए साथ में पैसे बैग में तो लाओगे अपने ब्रीफ केस में, पर साथ में बोरी लेकर आना, क्योंकि उसी बोरी में फिर जो बढ़े हुए पैसे तुमको लेकर जाने पड़ेंगे, ब्रीफ केस में तो आएगा नहीं इतने पैसे। तो पुलिस को लगा कि इसमें अब भी ऐसी क्या बात है, बोरी से इन बोरियों का क्या कनेक्शन? तब उसने आखिरी चीज़ बताई। उसने कहा सर उसने लोकेशन बताया था, जिन लोगों के पैसे डबल ट्रिपल करने थे उसने उन दोनों को इसी सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के उसी नांदोस फॉरेस्ट एरिया के जंगल में दावत दी थी कि वहाँ आओ, वहीं पूजा होगी और वहीं तुम्हारे पैसे डबल ट्रिपल होंगे। जैसे ही ये नांदोस के जंगलों की बात सुनी, पुलिस का माथा ठनका, जाल बिछा और बोरीवली से 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। अब जब इन 4 को गिरफ्तार किया गया तो फिर इनसे पूछताछ हुई। जब इनसे पूछताछ हुई तो फिर पूरी कहानी सामने आई। ये जो 4 लड़के थे, इनका नाम था संतोष मनोहर चौहान, अमित अशोक शिंदे, योगेश मधुकर चौहान और महेश धानाजी शिंदे। ये 4 दोस्त थे, बोरीवली में रहते थे, मुंबई के। इनमें से एक ऑटो चलाता था, एक कैंटीन में मैनेजर था, 2 छोटे मोटे और काम करते थे। सभी को पैसे चाहिए और सभी की उम्र 25 से 27 साल के दरमियान, बिल्कुल यंग, और इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं। इन सभी ने कहा कि जल्द अमीर बनना है। अमीर बनने के क्या तरीके हैं? फिर उन्होंने बहुत इधर उधर देखा, फिर उन्हें लगा कि यार ये जो बाबा लोग हैं ये बहुत पैसे कमाते हैं, इतने भक्त आते हैं ये, अब बाबा तो ये बन नहीं सकते थे। तो उन्होंने कुछ ऐसा करते हैं जिसमें लोग जल्दी भरोसा करते हैं, जल्दी झांसे में फंस सकते हैं।
तो उन्होंने कहा कि चलो लोगों को लूटते हैं और ऐसे लूटते हैं कि उनके पैसे डबल ट्रिपल 5 गुना 10 गुना तक कर देंगे और अपने पास पैसे आ जाएंगे। तो शुरुआत में ये था कि लोगों को लूट कर निकल लेंगे, लेकिन इन्हें लगा कि एक बार चेहरा वेहरा देख लेगा तो फिर कौन छोड़ेगा, तो पकड़े जाएंगे। तब इन्होंने फिर कहा कि नहीं, लूटना भी है और सबूत भी ख़त्म करना है। अब इसके बाद इन्होंने पूरी तैयारी की। सबसे पहले ये मुंबई में ही अपने ऐसे कुछ टारगेट को चुनते जिनके बारे में इन्हें पता चलता था कि ये अंधविश्वासी है, ये लालची है और इसके पास ठीक ठाक पैसे हैं। फिर वो उसको भरोसा जीतता कुछ अपने जादू मंत्र दिखाकर। फिर कहता कि देखो हमारे पास एक करिश्मा है, एक शक्ति है, तुम्हारे पैसे डबल ट्रिपल कर देंगे, हमारी इस कोई मोह माया नहीं, ऊपर वाले ने शक्ति दी है तो भलाई करूँगा। और कुछ वो कर देता अपने जादू मंत्र के थ्रू वहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें, और वो दे भी देता। सपोज़ 500 है, उसको 1000 रुपये पकड़ा जाता, वो भी फ्री में 500 एक्स्ट्रा। यहीं पे वो लालच का पहला शिकार होता। उसका जब वो उसके शिकंजे में आ जाता तब उससे कहता कि देखो मेरी हैसियत है, ऊपर वाले ने जो शक्ति दी है वो ये दी कि मैं 1 से 3 लाख को ही डबल ट्रिपल या 5 तुम्हारा नसीब कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा रकम नहीं कर सकता एक बार में। अब सामने वाला तैयार हो गया। फिर ये उससे कहता कि ठीक है, अब तुम्हें जैसा जैसा कहूँगा तुम वैसा वैसा करना। इसके बाद ये सबसे पहले अपने शिकार को एक जगह बताता कि तुम्हें वहाँ आना है। जगह बताने के बाद ये उसके लिए खुद बस के टिकट करवाता, कभी किसी को वैसे नहीं बुलाया। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस से ये उनकी टिकट बुक कराता, लेकिन कभी उनके असली नाम से नहीं कराता। बोला कि और उसकी वजह बताता कि देखो असली नाम से जाओगे तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, तो फिर तुम्हें कोई लूट भी सकता है, तो इसलिए तुम्हारा नाम वाम असली नहीं होगा। तो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से उनके टिकट कराता फेक। फिर ये उनको बुलाता और वहीं जो सिंधु दुर्ग है उससे पहले या तो कनकावली और या मालवान, इन्हीं 2 जगहों पे उन्हें किसी होटल या फिर जो लॉज होता है उसमें ठहराता, लेकिन फेक नाम से वहाँ भी। तो सरकारी बस से बुलाता फर्जी नाम से, फिर इन 2 जगहों पे कंकाली या फिर मालवान, कंकावली या मालवान में ठहराता, लेकिन फेक एड्रेस फेक नाम से। और जब वो वहाँ रुक जाता तो फिर उन्हें कहता कि देखो अब तुम्हें होटल में अगला इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि कब निकलना है, लेकिन होटल में एक भी चीज़ मत छोड़ना। इन्हें डर होता था कि कहीं होटल या लॉज में वो कीमती सामान छोड़ दे वापसी के लिए तो फिर काम होगा नहीं। तो कहता था एक भी चीज़ मत छोड़ना, वरना अनुष्ठान पूजा पाठ में गड़बड़ हो जाएगी। तो वो भी लालच के मारे वो एक एक चीज़ उठा के चल देते। अब जब ये वहाँ से निकलते तो फिर ये उनको ऑटो रिक्शा में बैठाता। ऑटो रिक्शा में बिठाने के बाद अपने सारे शिकार को ये लोग नांदोस में पंचायत ऑफिस है, उस पंचायत ऑफिस पर बताता ये टाइम है, तुम्हें ऑटो रिक्शा पकड़ना है इस लॉज से या फिर इस होटल से, और नांदोस पंचायत ऑफिस पहुंच जाओ। ये पहुंच जाते। नांदोस पंचायत ऑफिस पहुंचते ही अब ये उनसे मिलता पहली बार। उसके बाद कहता कि अब चलना है, और फिर ये पैदल चलता। वहाँ से कोई गाड़ी नहीं, कोई रिक्शा नहीं, और पैदल चलकर ये फिर उसी नांदोस के फॉरेस्ट एरिया में पहुँचता। वहाँ बैठता, बाकायदा पूजा वूजा का सामान रखता। और चूँकि ये 4 लोग जैसे ही फिर उसे बताता आंखें बंद ये सारी चीज़ें, और बोरी मंगवाता उन्हीं से कि इसमें पैसे लेकर जाएंगे, और उन्हें नहीं मालूम होता कि इन्हीं बोरी में वो बंद होने वाले हैं, वो भी एक मुर्दा की शक्ल में। इसके बाद जब अनुष्ठान पूजा शुरू होता सारे ध्यान उसकी तरफ आंखें बंद करवाता, और फिर मौका देखते ही पत्थरों से या बाकी चीज़ों से सब टूट पड़ते और तब तक मारते जब तक कि वो मर नहीं जाते। जब उनकी मौत हो जाती उसके बाद वो, चूँकि वो 4 लोग होते तो 4 बोरियां भी लाते। इसे बोरी की भी ज़रूरत नहीं थी लाने की। सबकी एक एक बोरी में लाश रखता और जंगल के अंदर वहीं, चूँकि पहले से अंदर में होता, उनकी लाश को फेंक देता। और वहाँ से फिर ये लोग निकलते। और इनका एक उसूल था कि जब भी ये मर्डर करते उसके बाद ये वापस आते, वापस अपने एक रिश्तेदार के घर रुकते। वहाँ जाने के बाद ये पहले नहाते, स्नान करते, फिर उसके बाद शराब पीते, फिर उसके बाद खाना खाते और बड़ी तसल्ली और आराम से सो जाते जैसे कुछ हुआ नहीं। इस तरीके से इन्होंने पहला जो कत्ल किया था वो सितंबर में किया था।
25 सितंबर, और फिर जो दूसरा किया वो 30 अक्टूबर को किया। पहला कत्ल 2 लोगों का जो रत्नागिरी के लोग थे दोनों, उसके बाद 30 अक्टूबर को 4 लोगों का जो पुणे से आए थे, और फिर 14 नवंबर को फिर 4 लोगों का जो वासी से आए थे। अब ये चारों पकड़े गए, हंगामा तो हो ही चुका था 10-10 लाशों के बारे में। अब मुकदमा चला, 4 साल तक अदालत में मुकदमा चला। पहले सेशन कोर्ट ने इन चारों को इन 10 कत्ले के लिए सजाए मौत दी थी। इसके बाद मामला मुंबई हाई कोर्ट पहुंचा। इन सभी की उम्र 23 से 29 साल थी जब कोर्ट में ये पहुंचे। तो जब ये वहाँ पहुंचे तो फिर मुंबई हाई कोर्ट ने भी कहा कि इन लोगों ने जो जुर्म किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है, और 27 फरवरी 2014 को इन सभी को सजाए मौत दे दी। लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला और सुप्रीम कोर्ट ने इन चारों की मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इन सब की उम्र 23 से 29 साल है, सब गरीब परिवार से हैं, इनका इससे पहले कोई क्राइम का रिकॉर्ड नहीं है, और शायद लालच में और बाकी चीज़ों में इन्होंने ये जुर्म कर लिया, तो इसलिए सज़ाए मौत इनके लिए बहुत ज़्यादा सख्त है, तो इन्हें उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा दे दी, 2 कोर्ट ने सज़ाए मौत दी थी। ये चारों आज भी जेल में बंद हैं। अब ये बहस की बात हो सकती है कि 10 लोगों का कत्ल करने वाले इन चारों को सिर्फ इसलिए कि 23 से 29 साल की उम्र है, सिर्फ इसलिए कि उस वक्त क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, क्या सज़ाए मौत से माफ़ी दी जानी चाहिए थी? मालूम नहीं। तो ये थी आज की कहानी। जैसा शुरू में कहा, लालच इसीलिए बहुत बुरी चीज़ है। लालच घरों को बर्बाद कर देता है, लालच ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, और लालच से कई बार बहुत सारे ऐसे जुर्म होते हैं जिसकी ये मिसाल है कहानी। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करो उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज नंद किशोर पारीक जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नंद किशोर जी। और ये भेजा है व्योमा ने, उनके फादर हैं नंद जी। दिवेश पांडे का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दिवेश। और ये भेजा है श्याम सुंदर पाठक साहब ने कुवैत से। इसके अलावा आफिया मोहम्मद, इनका भी आज बर्थडे है, जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आफिया। और ये भेजा है महबूबिन निसा और मुनव्वर ने, आफिया के पेरेंट्स हैं ये। इंसिया समीर का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे इंसिया। और ये भेजा है मोहसिन मुजावर ने। साथ ही आशुतोष विश्वकर्मा जी के पिताजी का भी जन्मदिन है, बल्कि बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आशुतोष जी। अपने पिताजी को पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से कह दीजिएगा। ऋषभ झा, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। अनिरुद्ध दुबे, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। साथ ही अनुभव सिंह, इन्होंने कहा कि आप संडे फॉलो अप आता है, तो क्या आपने संडे की भी छुट्टी छोड़ दी? तो ऐसा नहीं है अनुभव, घर में भी रहना है यार, तो ऐसे कैसे हो सकता? हाँ, जो संडे का फॉलो अप होता है, बल्कि अब संडे को एक कहानी आज तक में भी है, तो मैं पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ, या तो फ्राइडे या फिर सैटरडे। तो संडे को छुट्टी, क्योंकि एक दिन की छुट्टी ज़रूरी भी है, क्योंकि अब दफ्तर के साथ साथ आपको फैमिली को भी वक्त देना चाहिए। तो संडे ऐसा नहीं है, संडे की छुट्टी नहीं है। काम पहले कर लेता हूँ, थोड़ा काम बढ़ गया, लेकिन ठीक है, इतना चलता है। दीप्ति सुंदर बहेरा उड़ीसा से, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए। और पक्का कभी उड़ीसा आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा दीप्ति जी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।